हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और यहाँ पे जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को इनफाइनाइट से फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आए तो लेके आने में वर्क डन और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो अगर हम किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को इनफाइनाइट से फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आते हैं तो लेके आने में वर्क डन और उस टेस्टिंग चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और अगर मान लीजिए ये यूनिट चार्ज है, क्या है ये? यूनिट चार्ज। तो हम बोलेंगे कि अगर किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आए और लेके आने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही क्या होगा? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, Q नॉट अगर यूनिट चार्ज हो गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो V किसके इक्वल हो जाएगा? उस वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? SI यूनिट की। तो ऐसा यूनिट होगा इसका वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। CGS यूनिट क्या होगा इसका? CGS यूनिट इसका होगा स्टेट वोल्ट। तो CGS यूनिट क्या होता है इसका? स्टेट वोल्ट होता है। अगर हम यहाँ पे यूनिट लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेराइव्ड वाली जो फॉर्मूले से बनेगी, इस फॉर्मूले से V = W/Q नॉट, तो इस फॉर्मूले से क्या बनेगी इसकी डेराइव्ड यूनिट SI में? या SI डेराइव्ड यूनिट क्या बनेगी? वर्क का जूल, चार्ज का कूलम। तो क्या बना? जूल अपॉन कूलम। तो हम यहाँ लिख देंगे SI डेराइव्ड यूनिट जो फॉर्मूले से आई है, तो वो आया हमारे पास जूल अपॉन कूलम। और ऐसे ही CGS डेराइव्ड यूनिट, CGS डेराइव्ड यूनिट जूल। अब जूल का CGS क्या होता है? याद करिए, जूल का CGS आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। जूल का CGS होता है अर्ग। ठीक है, मतलब वर्क का SI यूनिट जूल होता है और वर्क का CGS यूनिट अर्ग होता है। और कूलम का हमने पढ़ा भी 12th में ही, फर्स्ट चैप्टर में ESU। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया? अर्ग अपॉन ESU आ गया। अब हम यहाँ ये भी बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W/Q नॉट। तो अगर हम इसको W को 1 जूल रखें, Q नॉट 1 कूलम रखें, तो ये V कितना बनेगा? 1 वोल्ट बनेगा। कितना बनेगा? 1 वोल्ट बनेगा। तो 1 जूल के अंदर कितना अर्ग होता है? 1 जूल होता है 10⁷ अर्ग। और ऐसे ही जो 1 कूलम है उसमें कितना ESU होता है? 3 × 10⁹ ESU होता है। अब 10⁷ को नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 × 10⁻² रह जाएगा प्लस का, क्योंकि 7 नीचे जाएगा तो माइनस का 7 10⁻9 और 10⁻⁷ तो 9 - 7 10⁻² रह जाएगा, मतलब 1/300 हो गया एक तरीके से। और ये अर्ग अपॉन ESU को बोल देंगे स्टेट वोल्ट। क्या बोलेंगे इसको? स्टेट वोल्ट। इसको बोलेंगे स्टेट वोल्ट। ओके, तो 1 वोल्ट की वैल्यू आ गई 1/300 स्टेट वोल्ट। जैसे 1 जूल होता है 10⁷ अर्ग, 1 न्यूटन होता है 10⁵ टाइम, वैसे ही 1 वोल्ट याद रखना है 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है, अब हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके एक डायमेंशनल फॉर्मूले को देखेंगे कि क्या बनता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखने के लिए आप वही फॉर्मूला V = W/Q काम में लेते हैं। V = W/Q। ओके, तो वर्क, अब हम बात करें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए और चार्ज को चार्ज ही रहने दीजिए।
ठीक है। अच्छा, और चार्ज को भी आप ब्रेक करना चाहो तो चार्ज को भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं I इंटू टी, पढ़ा होगा आपने, ये I इक्वल्स टू पढ़ा है हमने Q बाई टी, तो Q क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो I इंटू टी, तो आप इसको भी ब्रेक कर लो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला 11th में पढ़ाया जाता है अच्छे से, m1 l1 t माइनस 2, ठीक है, m1 l1 t माइनस 2, और डिस्टेंस का तो होता है l1, I करंट का होता है एम्पियर, a1 इसका टाइम का सेकंड का t1, इसको कंप्लीट करिए तो क्या बनेगा, m1 l1 l2 बेस इक्वल पावर 8, t ऊपर जाएगा ये माइनस का 3 और a माइनस का 1, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना दिया। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या बोलोगे कि अगर हम किसी टेस्टिंग चार्ज को फील्ड के ही एक पॉइंट से फील्ड के दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो वहां तक लेके जाने में वर्क डन, ए से बी तक लेके जाने में वर्क डन, और उस टेस्ट चार्ज के जो आप टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हैं, उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को फील्ड के ही एक पॉइंट से फील्ड के ही किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो वहां तक लेके जाने में वर्क डन और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो रेशियो उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर है डेफिनेशन, ठीक। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करने के बाद इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी सेम हुई है, ऐसा यूनिट वोल्ट होगा और सीरीज यूनिट वही होगा, स्ट्रेट वोल्ट, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला बाकी सब सेम है, ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बातें कवर कर ली। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए हम यहाँ पे डायग्राम को समझते हैं। हमने यहाँ पे एक चार्ज दिया Q और यहाँ पॉइंट लिया P जो इस वाले O पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। फिर हमने आगे यहाँ बात करी, यहाँ हमने एक और पॉइंट ले लिया A, यहाँ हमने एक और पॉइंट ले लिया B और इस A पर हमने टेस्ट चार्ज मान लिया Q नॉट। क्या मान लिया? Q नॉट मान लिया। अब हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि ये जो Q है ना, इसको आप देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Q नॉट भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये Q नॉट पर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव हैं। ये इस पर फोर्स जो अप्लाई करेगा वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा? प्लस प्लस पर रिपेल करेगा। मतलब इस Q नॉट पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो इधर होगा। इतनी बात ओके है, ठीक। अब हम इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B तक लेके आ रहे हैं dx डिस्प्लेस करके। A से B तक लेके आ रहे हैं dx डिस्प्लेस करके। तो Q नॉट को A से B तक लेके आया जा रहा है dx डिस्प्लेस करके, जबकि इस O पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है A पॉइंट का वो कितना है? x है। वो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर कर लिया x डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप देखिए f वेक्टर इधर अप्लाई हो रहा है, dx वेक्टर जो है वो इधर अप्लाई हो रहा है। f वेक्टर और dx वेक्टर बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। f वेक्टर और dx वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है, कितना हो रहा है? 180 डिग्री का एंगल है। तो A से B तक लाने में जो स्मॉल वर्क डन होगा, A से B तक लाने में जो स्मॉल वर्क डन होगा, उसको हम क्या लिखेंगे? dw इक्वल्स टू, उसको हम क्या लिखेंगे? dw इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, स्मॉल वर्क डन। तो f वेक्टर डॉट dx वेक्टर dw लिख देते हैं, f dx, और जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? cos थीटा, और थीटा कितना है? f और dx के बीच एंगल कितना? अभी बताया आपको, कितना बताया? 180 डिग्री।
तो dw क्या आया, dw आ गया f dx, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, देन dw कितना आ गया -f dx। ये स्मॉल वर्क डन है, a से b तक लाने में स्मॉल वर्क डन आ गया -f dx। हमें कहां से लाना है, हमें इनफाइनाइट से लाना है पॉइंट p तक जो r डिस्टेंस पे है, तो इनफाइनाइट से r तक लेके आना है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इस स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दो विद लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ओके, नाउ टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन देख लेते हैं, ये ध्यान रखना -f dx आ गया हमारे पास ना। तो टोटल वर्क डन देखते हैं, तो टोटल वर्क डन क्या लिखोगे, w इक्वल्स टू लिमिट इनफाइनाइट टू r dw। ओके, यहां तक आ गए हैं। अब हम इसके बाद इसको कोई नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ये जो हमारे पास f है, इस f को देखिए आप, क्या देखिए ये dw इक्वल्स टू -f dx है ना, इसको f को देखिए, इस f की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम कूलम फोर्स से, कि q और q0 के बीच में जो कूलम फोर्स लग रहा है उससे हम f कैलकुलेट कर लेंगे। वही f इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, आगे क्या बोलेंगे डिस्टेंस स्क्वायर। तो k q q0 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में x, तो q और q0 के बीच में जो फोर्स का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, f इक्वल्स टू आ जाएगा k q q0 अपॉन x स्क्वायर। तो क्या हम f की जगह लिख सकते हैं क्या, k q q0 अपॉन डिस्टेंस x है, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम यहां पुट कर देते हैं, f इक्वल्स टू k q q0 और डिस्टेंस x है, x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हम पहले तो इसकी 1 की वैल्यू 2 में रखते हैं, 1 की वैल्यू 2 में रखते हैं, तो हमारे पास w क्या आएगा, माइनस आगे रख देते हैं, इनफाइनाइट टू r लिख देते हैं, f dx 4। अब 3 की वैल्यू 4 में रख देते हैं, 3 की वैल्यू 4 में रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w आ जाएगा माइनस और इनफाइनाइट टू r k q q0 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। अब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो k q q0 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लें इंटीग्रेशन के, है ना, इंटीग्रेशन के बाहर करते हैं, और x स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, x स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां तक ओके है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो हमारे पास w आ गया -k q q0 और इंटीग्रेशन के अंदर आ गया हमारे पास इनफाइनाइट से लेकर r और x की पावर -2 dx। अब आपको एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, इंटीग्रेशन का, पावर फंक्शन बोलते हैं इसको, पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। जब लिमिट नहीं है तो प्लस c, और लिमिट है तो फिर हमें प्लस c नहीं लगाना है, लिमिट अप्लाई करनी है, अभी हमारे पास लिमिट है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसको कि भाई क्या आएगा, -k q q0। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू स्मॉल r w -k q q0, ये वाला माइनस, नीचे माइनस का 1 बचेगा, -2 + 1 इधर बचेगा, x की पावर -1, लिमिट चलने दो इनफाइनाइट टू r w माइनस ये प्लस हो जाएगा, k q q0 और x की पावर -1 अपॉन x लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू r। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, देख लीजिए w ये लिख दिया, ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करा, यहां तक पहुंचे, इंटीग्रेट करा, फिर कंप्लीट करा, माइनस आगे आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -1 को 1/x। अब लिमिट लगाऊंगा मैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। पहले x की जगह r आएगा, बीच में माइनस, फिर x की जगह इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास w क्या आएगा, k q q0, x की जगह पहले तो r, फिर बीच में माइनस, फिर x की जगह इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना होता है 0। तो k q q0 1/r -0, देन w आ गया हमारे पास k q q0 अपॉन r। इक्वेशन नंबर कौन सी चेक कर लीजिए, 5 हो गई, 6 है, 6। हमें ये पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, w अपॉन q0 होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो 6 का वैल्यू 7 पे पुट करते हैं, तो v आएगा k q q0 अपॉन r अपॉन q0, तो q0 से q0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, इधर से आया k q और अपॉन r रह गया, तो v का फॉर्मूला बना k q अपॉन r,
ठीक है, क्यू नॉट जो हमने माना था वो तो हटना ही था, मानी हुई चीज तो हटती है डेरिवेशन में, ठीक है। तो V का फॉर्मूला आ गया K Q अपॉन R। तो हमारे पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया वो क्या आया, K Q अपॉन R। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहां से हमें समझ में आता है V किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन R के, या V इनवर्स है किसके, R के। R इंक्रीज होगा तो V क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का ग्राफ आएगा, P और R के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। और ये ग्राफ ये शो कर रहा है जैसे जैसे R इंक्रीज होगा वैसे वैसे V डिक्रीज होगा। आप देखिए इस वाली वैल्यू पर, इस R पर V ये है, फिर इस R पर V ये है, फिर इस R पर V ये है, फिर इस R पर V ये है। मतलब जैसे जैसे R इंक्रीज हो रहा है V डिक्रीज हो रहा है, तो ये V और R का क्या है, ग्राफ है। तो ये हमने ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कंप्लीट करा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल 8r थीटा, ये बोल सकते हो आप 8r थीटा पॉइंट, ठीक है। और ऐसा नाम भी लिखे तो भी चलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। 8r थीटा भी लिख सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी चल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। दो सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट नेचर के चार्ज जब बहुत नियरेस्ट होते हैं देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इस पॉइंट का नाम दे दो A, इस पॉइंट का नाम दे दो B, यहां से एक लाइन बनाएंगे तो ये हो गया क्या, R। ये क्या हो गया, R। ये R और ये एंगल अभी थीटा बोल देंगे हम, पहले इसको इससे मिला देते हैं एक बार, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या बोला यहाँ पे, इसको बढ़ा देते पहले, हाँ इस डिस्टेंस को ये। तो हमने क्या बोला इसमें, हमने बोला ये O से लेकर P, इसका नाम जो P, और ये P के कोऑर्डिनेट है R थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हम R बोलेंगे और ये एंगल क्या बोलेंगे, थीटा। इसीलिए इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो R थीटा हो जाते हैं। इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z, वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें R और थीटा कोऑर्डिनेट रहते हैं, ठीक। तो अब हम बात करें यहाँ पर, अगर हमें इस पॉइंट पर इस पूरे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो पहले हम इस Q वाले चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल देखेंगे, फिर इस माइनस Q चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल देखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा पूरे डायपोल की वजह से, ठीक। तो फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ इससे लेकर B से लेकर इसको मान लेते हैं R1, ये माना है हमने, A से लेकर B को मान लेते हैं R2, ठीक है। कंसीडर करा है, माना है। ये R1 R2 हमारे लिए अननोन है, R और थीटा हमारे लिए नोन है, और ये A से लेकर O को स्मॉल a बोलते हैं और इसको भी O से लेकर B को स्मॉल a बोलते हैं। ये दोनों हमारे लिए नोन है, ये भी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q 8 पॉइंट P ये देखना है। पॉइंट P पर इस Q की वजह से इस पॉइंट P पर Q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो लेकर जा रहा हूं मैं V1 लिखूंगा, K प्लस का Q है तो प्लस का लिख देंगे, ठीक है। सिंपल लिख दो KQ अपॉन, और डिस्टेंस कितना है R1, ठीक। अब हम लिखेंगे इस वाले चार्ज की वजह से इस पर, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, कोई मोड नहीं लगता इसमें, ठीक है। तो आप V2 जो लिखोगे, V2 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो क्या आएगा माइनस KQ अपॉन क्या आएगा R2 आएगा, माइनस KQ अपॉन R2, क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है माइनस Q है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का Q आ जाएगा। तो V2 क्या लिखेंगे माइनस KQ अपॉन R2, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि Q माइनस का है तो माइनस KQ अपॉन R2 लिख देंगे। तो V1 आ गया, V2 आ गया, तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा पॉइंट P पर, टोटल पोटेंशियल आएगा पॉइंट P पर V1 प्लस V2। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2,
तो अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 1 2 की वैल्यू, 1 2 की वैल्यू थर्ड में, तो हमारे पास v आ जाएगा KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। तो v आ गया हमारे पास KQ कॉमन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, और उसको थोड़ा और सॉल्व करें KQ। अब एलसीएम क्या लोगे, R1 into R2, ये R1 ये R2, और इधर क्या आ जाएगा R2 माइनस R1। इक्वेशन नंबर 4 लिख दो इसको। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने v का फॉर्मूला बना दिया। यहाँ R2 R1 हमारे लिए क्या अननोन है, इसको भी अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमको इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका। देखो इसमें हमें उसको R1 और R2 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस लाइन को आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है, और इस A से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, A से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और ऐसे ही इस B पॉइंट से यहाँ इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दे दो D पॉइंट, इसका नाम दे दो C पॉइंट, नाम दे दो इसका, C नाम दे दिया इसका हमने। ठीक है, C नाम दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करा। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो अपोजिट वर्टेक्स है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे इस ये जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है ना, क्या मानते हुए कंसीडर करा है, ये कंस्ट्रक्शन करा है, हमने ये मानते हुए कंस्ट्रक्शन करा है कि A से लेकर मतलब P से लेकर A, वो ध्यान समझना, P से लेकर जो A है ना, P से लेकर जो A है वो किसके इक्वल होगा, P से लेकर D के। मतलब आप ये बोल सकते हो P से लेकर D, P से लेकर D लगभग किसके इक्वल है, P से लेकर A के, PA के। तो PD लगभग इक्वल है PA के, ये माना है आपने। इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन करा है, और हमें पता है कि PA क्या है, PA तो R2 है, PA तो क्या है, R2 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसको हम वहां लिखेंगे इसके आगे, ये हम समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको हटाओ करके। तो ये बात हो गई। ऐसे ही हमने ये माना है कि PC, ये PC किसके इक्वल है, लगभग ये PC इक्वल है PB के, और PB किसके इक्वल है, PB तो R1 है। तो ये दो बातें हमने मान के कंस्ट्रक्शन करा है, और इसको हमें पीछे लिखना है अगले पेज पर। तो इसको हम हटा देते हैं। अभी आपको समझ में आ गई होगी बात, एक बार आप देख लें। क्लियर है? ठीक है, PD लगभग PA के बराबर, और PA क्या है R2, PC लगभग PB के बराबर, और PB क्या है R1। ओके, ठीक, इसको हम हटा देते हैं और इसको पहले के जैसे लिख देते हैं। ओके, हम आते हैं सेम पेज पर। ये हो गया ठीक। तो जो हमने assumption मांगा था आपको याद है, PD लगभग किसके बराबर, PD लगभग किसके बराबर, PA के, और PA किसके बराबर है, R2 के। इसका मतलब PD R2 के बराबर हो गया। ऐसे ही PC किसके बराबर, PB के, और PB किसके बराबर है, R1 के। मतलब PC किसके बराबर हो गया, R1 के। ये हमारे पास assumption आ गया। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम बात करेंगे इस डायग्राम में वापस कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, P से लेकर D को, क्या हम PD को PO प्लस OD लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो PD को PO प्लस OD लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे PD इक्वल्स टू PO प्लस OD। अब आप ध्यान से देखिए, PD किसके इक्वल है, R2 के, लिख दीजिए R2। और PO क्या है, PO तो वही हमने स्टार्टिंग में माना हुआ है, PO तो R है, स्मॉल r। ठीक, प्लस OD, इसको चलने दो OD। ठीक है, इक्वेशन देख लेंगे अभी कौन सी, 5 हो गई क्या थी, 4 हो गई, 5 ही है। सेम फिर डायग्राम देखिए। अब हम इस PC को, ये C पॉइंट है भाई, ये C पॉइंट, PC को लिख सकते हैं PO माइनस OC। PO को हम PC को हम लिख सकते हैं PO माइनस OC, या CO एक बात, तो हम लिख देते हैं PC को लिख सकते हैं PO माइनस OC। ठीक है, अब PC क्या है, PC ये रहा, PB के इक्वल R1, ये R1 लिख दिया। ठीक है, और PO क्या है, R माइनस OC, पता नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए R2 और R1 के लिए। अब हमें यहाँ से OD कैलकुलेट करना है, तो OD कैलकुलेट करना है, OC कैलकुलेट करना है। OD और OC हम
जो हमारे पास डायग्राम है उसमें ट्रायंगल है उससे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो ट्रायंगल लिख रहा हूं आपको, ये वाला ओ डी ए। तो ओ डी ए में बात करते हैं। तो ओ डी ए में अगर आप देखोगे तो मैं यहीं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि cos थीटा लिख के देखो आप, cos थीटा इस ओ डी ए में cos थीटा लिखी। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम कौन कर रहा है यहाँ? ओ डी। हाइपोटेन्यूज कौन है? ये अगर बेस है तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ये वाला ओ ए, और ओ ए की वैल्यू कितनी? स्मॉल ए। तो ओ डी कितना आ गया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो ओ डी कितना आ गया? ओ डी आ गया a cos थीटा। क्या आ गया? a cos थीटा। आया नहीं आया? बात समझ में आई? मैं वहां पे डायरेक्ट लिखूंगा उस पेज में। तो आप यहां समझ लीजिए कि हमने यहां पे क्या करा, ट्रायंगल में बात करी। फ्रॉम ट्रायंगल या इन ट्रायंगल ओ डी ए, इसमें cos थीटा ओ डी अपॉन a, तो ओ डी आ गया a cos थीटा। सेम आप अब नेक्स्ट ट्रायंगल में बात करो ओ सी बी। तो ओ सी बी में बात करोगे, ओ सी बी में cos थीटा लिखिए। ओ सी बी में cos थीटा क्या आएगा? ओ सी बी में cos थीटा आएगा वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का काम कौन करेगा यहाँ पर? ये ओ सी। तो लिखा ओ सी। और हाइपोटेन्यूज वही स्मॉल a, मतलब OB स्मॉल a है। तो ये आ गया हमारे पास OC अगेन a cos थीटा। तो OD भी a cos थीटा और OC भी a cos थीटा हमारे पास आ गया। क्लियर है बात? डायग्राम से क्लियर सारी चीजें? ठीक। तो इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और ये तो लिखा है, आपने तो लिख दिया वो, तो हटा देते हैं, ठीक है। अब हम वापस उस पेज पे आते हैं और ये चीजें लिखते हैं। तो क्या बात करेंगे यहाँ पे? इन ट्रायंगल ओ, ठीक है, इधर का ट्रायंगल था OD ए। तो OD में क्या बोलेंगे? cos थीटा। OD में cos थीटा क्या था? OD अपॉन स्मॉल a। तो OD क्या आ गया? a cos थीटा आ गया। इक्वेशन नंबर 7। और ऐसे ही इन ट्रायंगल OCB देख लीजिए, ट्रायंगल का नाम देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। OCB वो था ODA, ठीक है। तो OCB, ठीक है, OCB। अब OCB में वही cos थीटा क्या होगा? OC अपॉन OB, और OB की वैल्यू स्मॉल a, तो OC क्या आ गया? a cos थीटा आ गया हमारे पास। इक्वेशन नंबर 8। अब 7 और 8 की वैल्यू हम रखेंगे। पहले तो हम 7 की वैल्यू रखेंगे 5 में। 7 की वैल्यू 5 में रखो, क्या बनेगा? ये बनेगा R2 = R प्लस a cos थीटा। नहीं, और ऐसे ही 8 की वैल्यू रखिए, 8 की वैल्यू रखिए 6 में। तो R1 क्या बनेगा? R1 बनेगा R माइनस a cos थीटा। ये आ गया, R2 आ गया, R1 आ गया। ये R2 R1 ही तो हमें इक्वेशन नंबर 4 में रखना है। ये देखिए, इसमें जो रखना है तो रख दें। तो हम रख देते हैं 9 और 10 की वैल्यू 4 में, ठीक। तो 9 और 10 की वैल्यू हम रख देते हैं 9 और 10 की वैल्यू रख देते हैं 4 में। तो क्या आया अभी? KQ और R प्लस a cos थीटा ब्रैकेट में, ऐसे ही माइनस R माइनस a cos थीटा, और अपॉन मल्टीप्लाई में R प्लस a cos थीटा मल्टीप्लाई R माइनस a cos थीटा। V इक्वल्स टू KQ। इस माइनस को अंदर ले लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो R प्लस a cos थीटा माइनस R, ये माइनस माइनस प्लस a cos थीटा, और नीचे आ जाएगा a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये r से r कैंसिल हो गया, a cos थीटा हो गया 2a cos थीटा, तो KQ 2a cos थीटा, और नीचे हमारे पास ये चल ही रहा है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 11। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं Q into 2a क्या होता है? Q into 2a, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। Q into 2a क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। 12 को रखेंगे 11 में, तो हमारे पास V क्या बनेगा? KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं 12 का वैल्यू 11 में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है जब r और a लगभग इक्वल हो, r अप्रोक्स a है। अब अगर मान लीजिए r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा हो, समझ रहे हो आप लोग? डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम ये ऐसा।
आर की वैल्यू, ये आर जो है ना ये बहुत आगे हो, ए के कंपेयर में आर की बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ बात कर सकते हैं, ठीक। तो इफ आर ग्रेटर ए देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को फिर आप ओनली आर स्क्वायर ही लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इक्वल्स टू v आर थीटा बोल दो, v इक्वल्स टू बोल दो kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 8.r थीटा, v इक्वल्स टू v r थीटा लिख दीजिए r थीटा पॉइंट पर विद केस kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है जब r ग्रेटर क्या है, a है, और एप्रोक्स वाले में ये ग्रेटर वाले में ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें दो केस की, जब ये जो पॉइंट है ना P ये एक्सियल लाइन पर हो और जब ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो, तो डायग्राम देखिए आप डायग्राम, ये ठीक है, इस डायग्राम में देखिए ये पॉइंट P यहां ना होकर ये पॉइंट P इस लाइन पे हो, यहां कहीं हो, और ये लाइन कहलाती है एक्सियल लाइन, क्या कहलाती है, एक्सियल लाइन, पहला केस तो ये रहेगा। दूसरा केस, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट यहां ना होकर कहां हो, इस पॉइंट पर हो, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है, ये इक्वेटोरियल लाइन है तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो दो केस होंगे इसमें, केस फर्स्ट इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड एट एक्सियल लाइन, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं if theta equals to 0 डिग्री, है ना, तो हम v एक्सियल लिख रहे हैं, v एक्सियल क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, केस फर्स्ट if point P is situated if theta equals to 0 डिग्री, मतलब वही है if point P is situated या located, if point P is situated at axial line, ठीक है। तो V अब देन फ्रॉम इक्वेशन यहाँ रख सकते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी ये, इसका नंबर हो गया 12 हो गया 30 नंबर देता है इसको, देन फ्रॉम इक्वेशन 30 तो v एक्सियल क्या आएगा, v एक्सियल आएगा हमारे पास kp cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, तो ये v एक्सियल आ गया हमारे पास kp अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा आंसर है एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का, kp अपॉन r स्क्वायर। p है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, r हमारे पास वो डिस्टेंस रहेगी सेंटर से इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की, तो kp अपॉन r स्क्वायर आ गया। ओके, केस सेकंड if point P is situated at equatorial line, मतलब if theta equals to 90 degree, if point P is situated at equatorial line, तो यहाँ क्या है, here theta 90 डिग्री, then from equation 12 तो v इक्वेटोरियल आएगा kp cos 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा पूरा आंसर 0, तो kp अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई 0, तो v इक्वेटोरियल क्या आ गया, ये आ गया 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो हमने इस लेक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कवर करी, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को कवर करी, फिर हमने एक डेरिवेशन देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर हमने डेरिवेशन देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट आर थीटा पॉइंट या फिर एट पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे इस लेक्चर के अंदर जो भी बातें हमने कवर करी वो थी। ओके, थैंक यू।